हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का पार्ट 3 देखेंगे। और पार्ट 3 में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन के बारे में देखा है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसे होते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा है रेस्पिरेशन। आज हम लोग जो इसका थर्ड पार्ट है उसका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल देखेंगे। मेनली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता क्या है कि देखो, हम लोग जब फूड खाते हैं, मतलब जो भी ऑक्सीजन ये सब लेते हैं, तो कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में आखिर कैसे फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, तो हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखते हैं। और मेनली हम लोग इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, कि प्लांट एंड एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक ना। ओके, क्या देखते हैं हम लोग इसमें। देखो, मेनली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर बोलते किसको हैं, ठीक ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है सर, इसमें आ रहा है ना, वीडियो अच्छे से आ रहा है ना। एक सेकेंड, देखो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ह्यूमन बींग, देखो ह्यूमन बींग लाइक ए अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। देखो, बॉडी में हम लोगों को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए। तो इसको करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरे बॉडी में हर एक चीज़ों को, फूड को, ऑक्सीजन को पहुंचा सके। सांस लिए वो हर एक सेल को चाहिए हमारे बॉडी को, ठीक है। और जो फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वो भी पूरे बॉडी में जाना चाहिए, हर एक सेल तक जाना चाहिए। तो उसके पहुंचाने के लिए एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। वही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट का मेनली हम लोग क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, पहुंचाना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इसी मान देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग है वैसे ही बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे प्लांट भी हो गए, हम लोग हो गए, तो सबको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों में क्या है, हम लोगों में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हार्ट है, और हार्ट से पूरा नस जो बॉडी का एकदम हर एक बॉडी पार्ट तक नस जुड़ा हुआ है। ब्रेन में कोई ऐसा बॉडी पार्ट है क्या जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स नहीं गए हैं, हमारे बॉडी के नसेज नहीं गए हैं। जो नस है हमारे बॉडी के, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, वो चारों तरफ फैला है ना बच्चा। तो वो क्यों फैला है, क्योंकि हर एक, अब सोचो ना कि मेरे पैर में मान लो जख्म हुआ है, दवा हम खाएं, दवा खाते हैं तो क्या होता है, दवा हमारे जाएगा इंटेस्टाइन से, पेट में पचेगा, फिर ब्लड में मिलेगा, ब्लड से वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। तो एक उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही इसमें हम लोग देखते हैं कि द फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हम लोग देख ले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग में आकर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो क्या होता है इसमें, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ए ह्यूमन बींग। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वही वेरियस सब्सटेंस को हमारे बॉडी में भेजता है। सर सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ देखो, ये जो पूरा हार्ट है, पूरा नस है, ये सब जो जा रहा है, ये पूरा ऐसे पूरे चारों तरफ नसें हमारा फैले हुए रहते हैं बॉडी में। और यही क्या है, यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन मेन इसका फंक्शन कौन करवाता है, हार्ट, ठीक है। हार्ट का क्या काम है, हार्ट पंप करेगा, उसको जो भी चीज आएगा हार्ट से गुजर कर तब बॉडी में जाता है। तो यही इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, हमारा 3 चीज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या क्या सर, पहला होता है हार्ट, पंपिंग ऑर्गन। देख लो हार्ट, हार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताओ एनिमल में जो जिसके पास हार्ट नहीं है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो हार्ट एक मेन पंपिंग ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबके बारे में इसमें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं मेरे भाई। अब देखो आर्टरीज एंड वेन्स, मान लो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन हो गया, आर्टरीज और वेन्स का क्या काम है, आर्टरी और वेन्स का, जैसे हम लोग के देश में हाईवे है ना, रोड है, रोड का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज को। वैसे ही हमारे आर्टरी और वेन्स है जो हर एक बॉडी के एक एक पार्ट से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं से फिर हमारा, जैसे बोले ना कि जैसे रोड है मान लो, तो रोड क्या हो गया, हमारा आर्टरी और वेन्स हो गए, जो पूरे तरह से बॉडी पार्ट में, पूरे देश में जैसे फैले रहते हैं रोड, वैसे ही पूरे बॉडी पार्ट्स में नस, हमारा आर्टरी और वेन्स फैला है, नस हमारा फैला है। उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है और लिम्फ, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही क्या करेंगे, फ्लो करके उस चीज को ले जाएंगे। जैसे मान लो ट्रक से कोई भी गुड्स जा रहा है,
तो वैसे ब्लड और लिम्फ हमारे बॉडी में सर्कुलरी मीडियम है जो ले जाएंगे। तो 3 चीज मेरा बच्चा चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, 3 चीज। क्या चीज है ये ह्यूमन में? एक चाहिए हार्ट, दूसरा चाहिए आर्टरीज और वेन्स, और थर्ड चाहिए ब्लड एंड लिम्फ। ये तीनों चीजों की जरूरत है। ये 3 चीज हो जाएगा। देख लो अब यहाँ पे देख लो ब्लड है। अब ब्लड का सेल देख लो गोला गोला होता है। क्यों होता है ओवल से? क्योंकि अच्छे से नस में वो घूम सके, आर्टरी और वेन्स में घूम सके। दूसरा ये देखो यहाँ पे देखो नॉर्मल वेन्स, वेन्स के हमारे ऐसे होते हैं जो नसेज होते हैं, और ये हमारा हो गया आर्टरी। आर्टरी देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस है, आर्टरी और वेन्स का भी बताएंगे हम, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग जुड़े रहते हैं, और देखो ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा इसका वीडियो बनेगा, इतना में आपका पूरा 10th क्लास का साइंस क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक ना। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसके लिए पूरा एकदम ध्यान से समझना है इसको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट के बारे में देखते हैं कि हार्ट में क्या होता है आखिर। तो हार्ट जो है ना, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स। मेरे भाई कार्डिक मसल देखो 5 क्लास में पढ़े हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो जो कार्डिक मसल्स होता है ना, उसी से हार्ट बनता है हमारा। और जो हार्ट है ना, इसलिए कार्डिक, और कहीं तुमको कार्डिक मसल नहीं मिलेगा, यही हार्ट में ही मिलेगा। और कार्डिक मसल का खासियत जानते हो कि पूरे लाइफ टाइम में थकता कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा देखो मसल्स ये सब हम लोग का बॉडी का है, ये सब मसल्स थक जाता है कि नहीं काम करने से? ये सबको रेस्ट चाहिए। हाँ देखते हो बहुत ज्यादा काम करते हो, मम्मी बहुत ज्यादा मान लो बोरा सब ढवा दी, पापा कभी खेत में काम करवा दिए, कुछ भी काम करते हो थक जाते हो, इसको रेस्ट चाहिए इस मसल को। लेकिन कार्डिक मसल्स को कभी भी रेस्ट नहीं चाहिए। मेरे भाई जिस दिन ये थका ना, उस दिन तुम थक गए, खत्म। तो कार्डिक मसल क्या है मेरे भाई? कार्डिक मसल से हमारा हार्ट बना रहता है। कोई भी पूछे किस मसल से हमारा हार्ट बना रहता है, तो कार्डिक मसल से बनता है। ये कभी भी थकान फील नहीं, टायर्ड फील नहीं करता है, और लाइफ टाइम। और जिस दिन ये थका, समझो कि तुम्हारा लिए बांस कटना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट इज द सो स्मॉल, जो हार्ट होता है ना बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं। इट इज फिट इनसाइड आवर एडल्ट फिस्ट। एक मुट्ठी होता है ना फिस्ट, आपका हार्ट इसके बराबर है, आपके मुट्ठी के बराबर, समझे, फिस्ट के बराबर। तो इसको देखो, सबको अपना अपना देख लो। देखो बच्चियां जो देख लो अपना बड़ा, जो भी जितना बड़ा होगा उसका इतना मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट होगा। ये उसका हार्ट का क्या होता है? साइज होता है। एंड हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है किस चीज को? ब्लड को, ठीक है। एंड द पंप द ब्लड। एंड द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेंबर। अरे भाई ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर, जैसे घर में कैसे 4 रूम होता है, वैसे ही हार्ट में 4 चेंबर होता है। देखो ना यहाँ पे देखो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। क्या क्या होता है? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। देखो देखो किधर होता है, यहाँ पे देख रहे हो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेंबर मेरे बच्चे हार्ट के होते हैं। एकदम ध्यान से समझो, इसका फंक्शन एकदम याद हो जाएगा जब समझाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए विनोद जी, आप फोन में चलाइए, आप भी देखिए। विनोद है ना हमारा, पढ़ता ही नहीं है। तो सिस्टोल, कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। जब आपका हार्ट, जानते हो हार्ट क्या करता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना। तो जब क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रेस्ट करेगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रेस्ट किया हार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रेस्ट किया तो सिस्टोल, और जब रिलैक्स किया तो क्या हो गया? डायस्टोल। अब समझ आ गया ना? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेस्ट करना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो जाना। तो हार्ट क्या करता है? ऐसे ही करते रहेगा, धक 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 धक। मान लो तुम्हारा पसंदीदा शख्स कोई आ गया बगल में, धक धक करता है ना, दिल धड़कता लगा है। तो ये देखो ये हो गया। 4 चेंबर है। सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डिस्टोल बोलते हैं रिलैक्सेशन को। अब मेरे बच्चे आगे देखो, अब हम लोग हार्ट का फंक्शन देखें कि आखिर हमारा हार्ट कैसे काम करता है। यही तो मेन है, 7 क्लास में भी मेरा बच्चा यही पढ़ना था, और आप लोग क्या करते हो, इसी में क्या होते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। तो हार्ट का फंक्शन देखो, ये दोनों देखो, ये एक फिगर है जिसको आपको एग्जाम में बनाना है तो, और ये फिगर है जो हार्ट को समझाने के लिए है, ठीक है। तो करना क्या है समझा। हार्ट में हमारा मेरा बच्चा 4 चैम्बर होता है, ठीक है, समझो इसको। तो सबसे पहले मान लो सांस लिए, सांस खींचे तो जो ऑक्सीजन गया कहाँ गया? लंग्स में। सांस में इनहेल किए, कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स में से वो हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जो जाएगा ना वो प्रिलिमिनरी वेन्स होते हैं यहाँ पे, ये प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू,
फिर से ध्यान से समझो कि जब सांस लिए तो प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू, यहां देख रहे हो एरो, प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया। अब जब लेफ्ट आर्टरियम में देखो, प्रिलिमिनरी लंग्स से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मान लो लंग्स है, लंग्स, तो लंग्स से हमारा प्रिलिमिनरी वेन्स में आ गया, प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया। अब जब ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में भर जाता है ना बच्चा, तो भरने के बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रेस्ट करेगा, कॉन्ट्रेस्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो भल्व है। भल्व सर किसको बोलते हैं, भल्व वो रास्ता जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसमें उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे जाएगा ना मेरा बच्चा, तो ये क्या होगा, भल्व क्लोज होता है। अब भल्व का मेन फंक्शन जानते हो क्या है, ये बैक फ्लो को रोकता है। जब हार्ट इसमें आ गया ना, तो मतलब ब्लड इसमें आ गया, तो इसमें फिर नहीं जा सकता है। इसका क्या करता है, बैक फ्लो को ये रोकता है। तो हमारा क्या करेगा, प्रिलिमिनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा हमारा ब्लड, और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद भल्व खुलेगा, और भल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। और ये कौन सा, लंग से जब हम सांस लिए तो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, बोलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। किससे किससे आया, फिर से एकदम देखो, फिर से समझो इसको, फिर से समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लंग्स था, लंग्स से हम सांस लिए, तो प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू, प्रिलिमिनरी वेन्स ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आएगा, और यहाँ लेफ्ट आर्टरियम में भरने के बाद ये भल्व खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आकर बैठ जाएगा। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। और फिर भल्व क्या करेगा, क्लोज हो जाता है। और भल्व का क्या काम है, कि बैक फ्लो को रोकेगा, हार्ट फिर इधर नहीं जा सकता। किसी किसी का होता क्या है ना, कि भल्व ही बूढ़ा हो जाओगे ना तो खराब हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है उस टाइम। तो क्या होता है, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। और जानते हो, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेस्ट करेगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेस्ट हाई प्रेशर में करेगा, तो ये देख रहे हो अरोटा, यहाँ देखो अरोटा, अरोटा के थ्रू बने पूरे बॉडी में ब्लड एकदम ऐसे आएगा, उसे धक से ऐसे खोलेगा ना, तो पूरा एकदम पूरा बॉडी में चला जाएगा ब्लड स्पीड में। फिर से समझो, नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे, हम जान रहे नहीं समझे, इसी को समझाना तो जरूरी है। यहाँ मेरे बाबू लंग्स है, लंग्स से प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू ब्लड यहाँ पे आया, इसमें लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड भरने के बाद ये कॉन्ट्रेस्ट किया, तो भल्व खुला, और भल्व के थ्रू फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया ऑक्सीजन वाला, फिर भल्व क्लोज हो गया। भल्व का काम है बैक फ्लो को रोकना, और फिर यही अरोटा के थ्रू ये पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब क्या होगा सर, अब ये होगा ना, तो पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। रेस्पिरेशन में देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन जब जाएगा तो सेल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे देखो, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा के थ्रू क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, वो कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम। फिर से समझो कि जो अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में जो ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला को वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम में आने के बाद इससे राइट आर्टरियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये वाल्व यहाँ भी एक होता है, इसको ट्राइकोस्पेड वाल्व कहते हैं। यहाँ पर खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और फिर यहाँ के थ्रू प्रिलिमिनरी आर्टरी के थ्रू फिर से वो लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने। समझे, तो ये हमारा हार्ट का फंक्शन था। अब फिर से समझो, इस बार पूरा समझ जाओगे क्या क्या है। सर ने बोला कि लंग्स, मेरे बच्चे लंग्स, लंग्स से हमारा ब्लड आया प्रिलिमिनरी वेन्स, वेन्स पर ध्यान देना, यहाँ आर्टरी भी है, वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ भल्व खुला तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में चला गया। अब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से आएगा, सुपेरियर वेना कावा के थ्रू आएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में यहाँ फिर भल्व खुलेगा, आएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे फिर प्रिलिमिनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी पर ध्यान देना, फिर लंग्स के पास ही चला जाएगा। समझे, ये होता है। फिर से यहाँ पे देखो, इसको तुम लोग एग्जाम में आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लंग्स है, लंग्स हम सांस लिए, तो किसके थ्रू, प्रिलिमिनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में, देख रहे हो, लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम में वाल्व खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अरोटा के थ्रू, अरोटा के थ्रू मेन आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में चला गया। और पूरा बॉडी में जाने के बाद वहाँ रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेना कावा के थ्रू, समझे, वेना कावा, अपर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट में आता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आता है, राइट में आया, फिर राइट के बाद राइट वेंट्रिकल में आया, और फिर यहाँ से पिलमनरी आर्टरी के थ्रू फिर में लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेने। समझे? ये हमारा था हार्ट का फंक्शन। अब इसको लिखना कैसे है भाई एग्जाम में? मेरे बच्चे देखो लिखना कैसे है, अब यहाँ पर समझना। The oxygen rich blood from a lungs come to the upper left chamber of the left atrium। बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो क्या करेगा, वो प्लमनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में पहले आता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में सबसे पहले आएगा। एंड लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स हो, जब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स होगा तो बल्ब खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये क्या होगा? ब्लड आ जाएगा। द कलेक्टिंग दिस ब्लड इट कॉन्ट्रेस्ट विल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स एंड सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा? वो ब्लड आ जाएगा और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा और रोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द बॉडी टू द अपर राइट चैम्बर इज कॉल्ड राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में वेना कावा सुपीरियर वेना के थ्रू आएगा और उसके बाद ये जब बल्ब खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। द लेफ्ट आर्ट्रियम जब ये रिलैक्स हो जाएगा व्हेन कलेक्टिंग दिस ब्लड देन द इट कॉन्ट्रेस्ट, फिर ये भी कॉन्ट्रेस्ट होगा और ये राइट वेंट्रिकल डायलेट्स द ब्लड इनटू ट्रांसफर टू इट, ये ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए भेज देगा। यही तो फंक्शन था, पीछे बताएं। इसका बस देख लो, पढ़ लो, इसको हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? समझे? अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन इन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा 10th का हमको तो लगता है कि हर एक साल पूछ देता है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। डबल सर्कुलेशन मतलब सर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऑक्सीजन को लिए तो हार्ट में गया, गया ना, और हार्ट के बाद वो पूरे बॉडी में चला गया और उसके बाद देख रहे हो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में आता है तब लंग्स में जाता है, तो इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। फिर से समझो, सांस लिए, हार्ट में गया ऑक्सीजन वाला ब्लड, हार्ट से पूरा बॉडी में गया और उसके बाद क्या हुआ, वही कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से वो हार्ट में ही आता है, हार्ट के बाद फिर से वो लंग्स में जाएगा, तो 2 बार हार्ट में गया कि नहीं, तो उसी को तो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो बोलो देखो, डबल द ब्लड ट्रांसफर ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन ए कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड ऑफ द साइकिल ऑफ द बॉडी, उसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट में गया ना, फिर से समझो ना, सांस लिए, हार्ट में मारा गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बॉडी में चला गया ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से प्रोड्यूस हुआ और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हमारे हार्ट में आता है और फिर लंग्स के पास जाता है, तो उसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट कैसे होगा? देखो कैसे होता है डायरेक्शन, यही आएगा। यहाँ देखो लंग्स है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हुआ, ब्लड आता है हार्ट में, यहाँ पे हार्ट में आने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद ब्लड टिश्यू से यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से प्रोड्यूस होगा और फिर आएगा ये राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और फिर यहाँ से ये लंग्स के पास प्लमनरी आर्टरी के थ्रू चला गया। इसी को तो कहते हैं, 2 बार आया कि नहीं, एक बार यहाँ से हार्ट में आया फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसी को कह रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द ह्यूमन है। एक होता है प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन। प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन बहुत अच्छा चीज़ है भाई, इससे क्यूट चीज़ तो कुछ धरती पर है ही नहीं, इतना प्यारा और क्यूट चीज़ कुछ नहीं है। देखो क्या है प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन, द ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है ना कि ब्लड जो है, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। पहले एक बात बताओ, लंग्स से ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, लंग्स और हार्ट का बात करते हैं, वो दिल वाला नहीं जो तुम लोग समझते हो, ये वाला नहीं। मान लो, चलो दिल रखने के लिए टूटा दिल भी बनाया है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से मान लो हार्ट से हम सांस लिए, इसके पास आया ब्लड, फिर हम यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यहाँ से जाया, तो लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग के पास जो जाता है ना, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन। ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, जो होता है परमुलरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से देखो परमुलरी सर्कुलेशन है, जैसे लंग्स से आया हार्ट के पास और फिर यहाँ से लंग्स के पास पहुंच गया। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट से पूरा बॉडी में और पूरा बॉडी से फिर हार्ट में, यहाँ से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में आ गया, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कितना ईजी है, फिर से समझो, जब लंग्स से हार्ट तक आएगा ब्लड
और फिर हार्ट से लंग तक जाएगा तो उसको कहते हैं प्लमनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से पूरा बॉडी में जाएगा और पूरा बॉडी से फिर हार्ट में आएगा तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कितना इजी है, कितना इजी है। हाँ बोलो। हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते थे। देखो जी सकते हैं। हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम दिल धड़कता है। दिल धड़कता है कि नहीं? एक मिनट में 72 टाइम दिल धड़कता है आपका, 60 सेकंड में 72 टाइम। ये नॉर्मल है, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, एंग्री आएगा तो ये ज्यादा हो जाता है, 100 तक पहुंच जाता है, समझे, उससे भी ज्यादा। इन द वन कार्डिक साइकिल द हार्ट पंप 60 ml। एक बार जब हार्ट पंप करता है ना बाबू, तो 60 ml ब्लड पंप करता है एक कार्डिक साइकिल में। 60 ml, 60 ml। और पूरे ब्लड का अगर पूरा हम लोग बात करें एक मिनट में, तो सोचो 5,500 मतलब 5 लीटर के बराबर, 4,900 ml, मतलब 5 लीटर के बराबर, 5 लीटर के बराबर हम लोग के एक मिनट में ब्लड पंप होता है, और उतना ही तो ब्लड होता है। अब देखो ब्लड, ब्लड क्या है, बड़ी ब्लड के बारे में सुनिए। ब्लड तो सर क्या है, रेड होता है सर। देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें एक चीज होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक सर्कुलर कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, देखो ब्लड जो है ना मेरे बच्चा, देखो ध्यान से समझो। ब्लड मान लो है, यहाँ पे हो गया ब्लड, ब्लड, तो ब्लड में 50 to 55% उसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है सर, ब्लड में सर प्लाज्मा होता है 50 to 55%। अब लोग सर प्लाज्मा में जानते हो 90% तो प्लाज्मा में से 90 से 92% तो इसमें क्या होता है, वाटर बस होता है। बोले सर क्या बोले, 100% मान लो मेरे पास ब्लड है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, हम देख रहे हैं, दिखा नहीं आप लोगों को, रुक जाओ एक सेकंड मेरे बच्चे, दिखा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। अब दिखेगा। हमने बोला कि सर जी जो ब्लड है हमारे पास, देखो जो ब्लड है, ब्लड है 100% मान लो, और 100% में सर प्लाज्मा जो है ना मेरा बाबू, प्लाज्मा कितना है सर, 50 से 55% है। अब 55% अगर बोले प्लाज्मा में क्या है, ये भी तो जानो कि सर प्लाज्मा तब का है, प्लाज्मा में 90 से 92% बस क्या है, वाटर है। और उसके बाद ये सब हार्मोन वे जो अलग अलग चीज़ें, प्रोटीन सब एक होता है। फिर अब जानते हो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल कौन नहीं जानता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल जो होता है ना, वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होगा। और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल ही ला सकता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होगा, एंड टिश्यू टू द बॉडी। और यही मैंने इसका यही काम है। व्हाइट ब्लड सेल ये प्रोटेक्ट करता है बाबू डिजीज से, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ये जानते हो इसका क्वांटिटी होता है 5 से 9 हजार होना चाहिए। अगर यही 1-1.5 लाख बढ़ जाता है ना, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल कितना चाहिए, WBC, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट से डिजीज का 5,000 से 9,000 होना चाहिए। प्लेटलेट, उन जब हाथ कटा, बहुत सारे लोग इसमें हाथ काट दिए होंगे, मत हाथ कटा करो किसी के लिए, तो जब हाथ काटोगे ना बाबू, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा बड़ा कटता है तो ब्लड अपने आप रुक जाता है कि नहीं, क्यों रुकता है, ये प्लेटलेट्स की वजह से। 1.5 लाख से कम ये भी नहीं होना चाहिए बॉडी में, जान लो 1.5 लाख प्लेटलेट होना चाहिए। तो ये प्लेटलेट क्या करेगा, ये क्या करेगा, दिस प्लेट सेफ सेल दैट द क्लस्टर ऑफ टुगेदर हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग व्हेन द ब्लडिंग ऑकर्स। ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, मतलब देखो खून जमता है तो थक्का जम जाता है रेड रेड, क्यों, खून को रोक देता है वो, ये प्लेटलेट्स की वजह से। तो ब्लड में हमारा क्या होता है, प्लाज्मा, जो नए प्लाज्मा 50 to 55% होता है, और रेड ब्लड सेल होता है मेरा बच्चा, जो ऑक्सीजन, रेड ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ऑक्सीजन को यही लाता ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को। व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट करता है डिजीज सबसे, इम्यून सिस्टम, और प्लेटलेट हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रोकता है हमारे ब्लड को कि वो ना हो। अब आते हैं हम लोग लिम्फ। मतलब सर ये क्या है, लिम्फ जानते हो बच्चा, ऐसा देखो लिम्फेटिक पूरा सिस्टम होता है ऐसा ही। देख लो कैसा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, कहो कि सर हमको बताया नहीं है, ठीक ना। ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम्म, एक सेकेंड मेरे भाई। हम्म, अब देखो लिम्फ,
It is a yellowish fluid which escape from the blood capillary into the intercellular space. ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड होता है येलो कलर का, जो क्या होता है, escape होता है ब्लड कैपिलरी से। मान लो यहाँ ब्लड बह रहा है, इससे खून एकदम गोला गोला देखो बह रहा है रेड ब्लड से, ये देखो क्या होगा, यहाँ से escape हो जाएगा, ठीक है। और escape होने के बाद इंटरसेलुलर स्पेस में ये जगह ले लेता है ना, यहाँ से बोले क्या कि ब्लड मूव कर रहा है और इससे ये escape हो जाएगा। एंड इट कॉन्सिस्ट ऑफ द लेस प्रोटीन देन ब्लड। इसमें क्या होगा ना, ब्लड से कम प्रोटीन को ये लेगा, इसमें कम प्रोटीन होता है किससे, ब्लड से। एंड इट फ्लो फ्रॉम द टिश्यू ऑफ टू द हार्ट, ये टिश्यू से हार्ट तक फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जम्स। इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है, ये जम्स को भी किल करता है। और इट कैरी ए डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व फैट। लिम्स क्या कैरी करता है, लिम्स मेरा बच्चा कैरी करेगा डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व फैट को इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करेगा एक्सिस फ्लूइड को किस से, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। समझे, इसका ये काम था। क्या बोल रहा है, इट कैरी ए डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व फैट, ये क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम डाइजेस्ट, ये येलो कलर का होता है, ब्लड कैपिलरी से एस्केप हो जाता है ये। और इट कंटेन ए लेस प्रोटीन देन ब्लड, ये फ्लो होता है टिश्यू से हार्ट, ये सब तक ट्रांसपोर्ट होता है, डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, ये डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व करेगा फैट को इंटेस्टाइन से एंड ग्रेन को एक्सेस फ्लूइड को, ठीक ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बैक में फिर वो चला जाता है ब्लड में। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, अरे बच्चे दो ही तो होता है, कौन कौन सर, आर्टरीज और वेन्स। दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। आर्टरीज वेन्स, आर्टरीज वेन्स, समझ आ रहा है ना। हाँ अब देखो आर्टरीज किसको बोलते हैं, आर्टरीज आर द थिक, छोड़ो, आर्टरी जो होता है ना वो थिक होता है, मोटा। देखो ये सब जो देख रहे हो ना इधर ऊपर, और ग्रीन ग्रीन नस देखें, अपने छोटे भाई बहन को देखना, सूखा बॉडी रहेगा, ग्रीन ग्रीन नस दिखेगा, वो क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। आर्टरी जो होता है मोटा होता है, ये आर्टरी और कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो ऐसे बॉडी को करना, यहाँ पे थिक टच हो रहा है, यहाँ पे देखो टच होगा थिक, मोटा सा टच होगा, चाहे यहाँ पे होगा, हार्ट बीट सब करता है ना, ये आर्टरीज, आर्टरीज बहुत मोटा होते हैं। आर्टरीज का वाल बहुत थिक होता है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। इसका क्या काम है आर्टरी का, बाबू यही तो हार्ट से यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला, पूरा बॉडी में यही तो ऑक्सीजन वाला ब्लड निकल जाएगा, कौन लेके जाएगा बोलो, यही आर्टरी जो है ना, यही हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर पूरा बॉडी में जाता है, बहुत हाई स्पीड में जाता है। इसीलिए कोई अगर नस उस काटते हो एकदम मत काटा करो, सब मर जाओगे बता दे रहे हैं। होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे एकदम डीप में तुम काटेगा ना, तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, नस कट जाएगा, नस कट जाएगा तुरंत डेथ हो जाएगा। इसको ब्लड को फ्लो को रोकना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा टाइप है, समझा कि नहीं। तो ये जो आर्टरी होता है ना बहुत ज्यादा थिक होता है, एकदम ओवरफ्लो, एकदम तेजी से ब्लड निकलता है उसमें से, अब ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है मेनली। यह बता, हार्ट से जब हार्ट पंप करता है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी ही लेकर निकलता ही है। तो क्या करेगा, इट इज अ थिक wall blood vessels which carry oxygenated blood from heart to the different organ. Pulmonary artery are the exception because they are carry a अच्छा pulmonary artery आप देखे हो कि नहीं, याद करो जब हमारा हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था तो पल्मोनरी आर्टरी ही क्या कर रहा था, लंग्स तक लेके जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही एक पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, विच ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस। अब देखो वेन्स क्या होता है, यहाँ पे देखो आर्टरीज देख लो कितना तेजी से ब्लड जा रहा है, ये देखो एकदम छोटा सा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाता है, ये पतला होता है, समझे ना। आर्टरीज देखो कितना मोटा मोटा है, देखो कितना मोटा पाइप जैसा है। अब आउटर लेयर कितना थिक है, इसका देखो आउटर लेयर कितना पतला है, थिन है, और इसका देख लो, बोलते हो सब रख के बैठे हैं। अब देखो इसके बारे में, बेचारे के बारे में, वेन्स के बारे में, वेन्स क्या है, मेरा वेन्स क्या है, देखो दीज आर द थिन वाल, एकदम पतला सा होता है, ऊपर ये सब जो दिख रहा है ये तो यही तो है, इट्स कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, हार्ट से। एंड प्लमनरी वेन्स आर द एक्सेप्शन, इसमें देखते थे लंग से प्लमनरी वेन्स के थ्रू आता था लेफ्ट आर्टरियम में, ये एक एक्सेप्शन वहां पे प्लमनरी आर्टरी था जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके जाता था, और ये एक्सेप्शन है प्लमनरी वेन्स जो क्या है, दे कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। नहीं तो ये तो थिन होता है, इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेकर जाना, लेकर जाना, आना मुझे लेकर जाना, मुझे आन ही रहना है। हम मेरे मम्मी पापा सबको जानते। देखो देयर आर द टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन अ प्लांट, दो मेन पार्ट है, क्या क्या, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये प्लांट में आ गया, एनिमल वाला खत्म।
प्लांट में दो चीज होता है, एक जाइलम फ्लोएम। जाइलम बचपन से ना पढ़ते आ रहे हो यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये देखो, ये मान लो पेड़ है, देखो फिगर मेरा बहुत गंदा बनता है इसका, समझे ना, तो लेकिन एडजस्ट करो, अपने बच्चे हो तुम लोग। तो यहाँ से देखो मेरे बच्चा, यहाँ से क्या होगा, रूट से क्या लेकर, जाइलम, जाइलम ही लेकर जाता है किसको, वाटर और मिनरल को। जाइलम का क्या काम है, वाटर और मिनरल को रूट से लेकर जाना है। देखो वाटर और मिनरल है ना, कौन लेकर जा रहा है इसको, जाइलम, देख रहे हो रेड कलर, जाइलम लेकर जा रहा है, वाटर और मिनरल को इसको ले जाने का काम है। जाइलम कैरी है वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को रूट से लेकर लेकर जाना, ठीक है। और फ्लोएम का काम है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज द प्रोडक्ट, फ्लोएम क्या करेगा ना, जो प्लांट खाना बनाएगा ना, उसको फ्लोएम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में बैठता है। तो क्या बोल रहा है, फ्लोएम, सुनना, जाइलम कैरी अ वाटर फ्रॉम द रूट्स, ये रूट से वाटर को लेके जाएगा और मिनरल को, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका फूड ही है, तो उसको ग्लूकोज को पूरा वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम देख लो बाइड, ये तो अच्छी चीज। और जो जाइलम होता है ना, वो नीचे से ऊपर बस जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा, यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, बस नीचे से ऊपर जाएगा। और ये बाई डायरेक्शन, देख रहे हो, एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, ये बाई डायरेक्शन होता है। इसको हर एक बॉडी पार्ट्स में ना फूड को जाना जरूरी है। अब क्या है, ये तो है तो एकदम नीचे से ऊपर जा रहा है एकदम, समझे। तो यहाँ होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अब मेरे बच्चे इसमें अगर कोई डाउट होगा तो उनको मैसेज करना, और ध्यान से पढ़ो, 10th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताए। अगर 10th के रिजल्ट से एक मोनोपोली, मतलब एक पेरेंट्स के मन में बैठ जाता है कि आप क्या आगे करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IIT बनोगे, IAS बनोगे, तो इससे पता चलता है सोसाइटी में एक आपका रिस्पेक्ट, इसकी वजह से, इसका रिजल्ट से कुछ होया है नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट की वजह से लोग सोसाइटी में आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अगर आप मान लो अभी तक नहीं पढ़ते हो, बहुत खराब पढ़ने में हो, और क्या है, अगर 10th में आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, तो लोगों का एक सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा, आपके लिए एक सम्मान के नज़रों से देखने लगेंगे। और आप कितना भी बचपन से टॉप करते आ रहे हो ना, और 10th क्लास में खराब नंबर आ जाएगा ना, तो बोलेगा ये ऐसे स्कूल वाला दे देता होगा, या बहुत कुछ, बहुत सारे कुछ लोग कमेंट करेंगे। तो अपने साथ साथ अपने टीचर, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट बनाने के लिए खूब मेहनत कीजिए, और 7 से 8 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी आपको पढ़ा देना, कितना भी अच्छा से पढ़ा दे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी अच्छे से करो। ओके बाय, थैंक यू। ओके।